जिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए तक पर प्रश्न उठा दिया था, उन नीतीश कुमार जी को अब 7 कुर्सी पर बिठाना इनकी मजबूरी बन गया। जिन चंद्रबाबू नायडू जी को यूटर्न बाबू कह दिया था, उन चंद्रबाबू नायडू जी को बिठाना इनकी मजबूरी बन गया। भारतीय जनता पार्टी हर किसी का उपयोग दोना और पत्तल की भांति करती है। जैसे जलेबी खाने के लिए हम दोना और पत्तल का उपयोग करते हैं, जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो दोने को अपने पास रखा जाता है, फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी तरह भाजपा ने कल्याण सिंह जी का उपयोग किया था और राम मंदिर आंदोलन में जितने नेता आगे आकर इनके लिए लड़ाई लड़ी, आज एक भी राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं, उन सबका उपयोग किया। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो बेनकाब होता अब नजर आ रहा है। एक घर की बेटी, एक पिता के सामने एक बेटी का बलात्कार किया जाता है, बहन के सामने उसके भाई को गोली मार दी जाती है क्योंकि वो उसका बलात्कार करने का विरोध करता है। क्या ये हिंदुस्तान की परिपाटी रह गई है? मोदी जी मौन तोड़िए। क्या किसी 56 इंच के घड़ियाली मगरमच्छ की आंखों में आंसू नहीं आया इतना विभत्स दृश्य देख के? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय 8,000 करोड़ के अपने विमान में बैठकर आसमानी आनंद ले रहे थे। उस समय पर विदेश यात्रा करने चले गए और इसीलिए मणिपुर की जनता ने उन जख्मों पर मरहम लगाया है और मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर दोनों सीटों से भाजपा का सुपड़ा साफ करके उन्हें हराकर बाहर का रास्ता दिखाया है। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। लोकसभा परिणाम के बाद तमाम सवाल रहे हैं, किसकी सरकार बनेगी, कैसे सरकार बनेगी। बहरहाल एनडीए की सरकार बनी। प्रधानमंत्री के शपथ नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार ले ली और प्रधानमंत्री बने। कैबिनेट के तमाम वो मंत्री, तमाम वो चेहरे जो फिर से रिपीट किए गए, चाहे लोग खुश हो या ना हो, लेकिन कैबिनेट यही है। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ, और ऐसे में आज जो खबर आई है निकलकर कि कांग्रेस ये दावा कर रही है कि हम कभी भी ये सरकार गिरा सकते हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है, क्या कांग्रेस के पास, इंडिया गठबंधन के पास वो बहुमत है जिससे वो कभी भी सरकार की उलट फेर कर सकते हैं, एनडीए सरकार गिरा के अपनी सरकार बना सकते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है साधना भारती, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता है। क्या कहेंगी, क्या इंडिया गठबंधन के पास बहुमत है, आप लोग कभी भी सरकार गिरा सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, अब सूत्र कौन से थे तो ये तो उन्हीं से पूछिए जिस चैनल की आप खबर बता रही हैं। मुझे नहीं पता कौन से सूत्र थे, किन सूत्रों के हवाले से खबर दी गई, लेकिन मैं उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि क्या होने वाला है, किसने कह दिया। क्योंकि देखिए, गोदी मीडिया पे भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है पिछले 10 सालों में जो उनका परफॉर्मेंस रहा है उसे देखकर। मैं केवल इतना कांग्रेस की बतौर राष्ट्रीय प्रवक्ता ये कह सकती हूँ कि ये सरकार अगर गिरेगी तो वो चंद्रबाबू नायडू जी और नीतीश कुमार जी बताएंगे कि कैसे गिरेगी। क्योंकि ना तो जातिगत जनगणना पर मोदी जी से उनकी बात बन पाती है और ना अग्निवीर योजना पर बात बनना दिखता है। तो क्योंकि बिहार में जातिगत जनगणना कराई थी नीतीश कुमार जी ने, तो मैं भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक भी हूँ। तो हम जैसे लोग जो ओबीसी महासभा चला रहे हैं, भारतीय ओबीसी महासभा चला रहे हैं, कोई ओबीसी का कोई संगठन चला रहे हैं, तो हम लोगों को तो बहुत उम्मीद है कि शायद नीतीश कुमार जी आगे आकर जातिगत जनगणना कराएंगे और सिर्फ उसे कराकर पीछे नहीं हट जाएंगे, बल्कि उसके आंकड़े सार्वजनिक करेंगे और संख्या बल के अनुपात में फिर कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और प्राइवेट जितनी भी जगह है, सब जगह पर ओबीसी को हिस्सेदारी दी जाएगी संख्या बल के अनुपात में। तो हम चाहते हैं आगे आके करना चाहिए, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तब भी क्या नीतीश कुमार जी साथ में लिपटे रहेंगे विशैली विश्वेल बीजेपी के साथ और अपने आप को पतझड़ बना लेंगे केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए? ये देखना जरूरी है, क्योंकि बीजेपी वो विशैली विश्वेल है जो भी इनके साथ लिपटा, इनके साथ जुड़ा, वो सूखकर पतझड़ ही बना है। इन्होंने कई छोटी क्षेत्रीय पार्टियों को तोड़ने का काम किया। अब जब हम चैनल पर डिबेट्स करते हैं तो मैं तो पहली बार ऐसा सिनेरियो देखती हूँ कि एक ही पार्टी के 2 गुटों के नाम लिखने पड़ते हैं कि शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, शिवसेना का शिंदे गुट, एनसीपी का अजीत पवार गुट, एनसीपी का शरद पवार गुट। अब कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ दिन बाद आपको टीवी पे दिखने लगे कि एक चंद्रबाबू नायडू गुट और एक एंटी चंद्रबाबू नायडू गुट, एक नीतीश गुट, एक एंटी नीतीश गुट। तो कहीं ऐसी स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी लाकर खड़ी नहीं कर देगी। क्योंकि देखिए, मैं कई बार ये कह चुकी हूँ और नेशनल दस्तक पर मैंने पहले भी कहा है कि अपनी भूख मिटाने के लिए सांप की अम्मा अपने ही अंडे निगल जाती है और ये सर्वविदित है कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मैं तो ये कहूंगी कि जितने ये जो एन फैक्टर की बात जो सरकार में की गई, चाहे वो नीतीश कुमार जी हो चाहे चंद्रबाबू नायडू जी हो, तो इन दोनों को आवश्यक है सतर्क रहें, सावधान रहें। कहीं ऐसा ना हो कि जमीन पैरों के तले राजनीतिक जमीन खिसक जाए और खाली हाथ आपको खड़े रहना पड़े राजनीति में। कहीं इनके सांसदों के साथ साथ पूरी पार्टी अपने में विलय कर ले भारतीय जनता पार्टी, कोई बड़ी बात नहीं है। ये खरीद फरोख्त का काम इन्होंने विगत 10 वर्षों में कई राज्यों में किया, जहां पूर्ण बहुमत जनता ने मैंडेट किसी और को दिया, उन सरकारों को गिराने का काम किया। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात आप कर लीजिए, चाहे महाराष्ट्र की बात आप कर लीजिए, चाहे
कई बार ये खबरें पे जब राजस्थान में कांग्रेस सरकार थी तब खबरें बीच में कितनी बार आई कि सरकार को गिराने की कोशिश की जा रही है, तब भी यही चैनल थे जो सूत्रों के हवाले से खबर दे रहे थे। आज ये नई खबर लेकर आए हैं कि भाई कांग्रेस कह रही है, अब कौन कह रहा है वो देखें, लेकिन हाँ ये बिल्कुल तय है कि मुझे तो नहीं लगता ये सरकार पूरे 5 साल पूरे कर पाएगी जो इनकी स्थिति है, क्योंकि ना तो इन्होंने पिछले कहे हुए वादे पूरे किए और ना ये कुछ आगे पूरा करती हुई दिखने की उम्मीद हमें दिख रही है। मैं एक जरूरी बात जरूर रखना चाहूंगी, भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक के नाते रखूंगी ये बात। मैं बिल्कुल नेशनल दस्तक के सभी जितने दर्शक हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उन तक आपके माध्यम से एक बात जरूर पहुंचाऊंगी। देखिए, कई ऐसे मंत्री बनाए जो चुनाव हार गए। हम बात कर रहे हैं लुधियाना लोकसभा क्षेत्र से हारे हैं बीजेपी के सिख नेता है रवनीत सिंह बिट्टू जी। वो कौन रहे? वो उनके जो दादाजी थे बेअंत सिंह जी, अब वो भी भाई परिवारवादी परंपरा से ही आते हैं। वो चुनाव हार गए, फिर भी उन्हें केंद्र में मंत्री पद दिया गया रवनीत सिंह बिट्टू जी को। लेकिन दूसरे एक और ओबीसी से आते हैं, शायद इसीलिए उन्हें पीछे कर दिया गया, आदरणीय राजवीर सिंह जी, जो एटा लोकसभा से इस बार चुनाव हार गए हैं, लेकिन वो भी एक कद्दावर नेता, उत्तर प्रदेश के भाजपा के ही कद्दावर नेता रहे, बाबूजी कल्याण सिंह जी, उनके सुपुत्र हैं। आते वो भी परिवारवादी परंपरा से हैं। तो मोदी जी को परिवारवाद से कोई परहेज नहीं है। मोदी जी को परहेज है ओबीसी से, लगता है एक परहेज हो गया है, जो कि ओबीसी एंटी ओबीसी फेस एक बार फिर सामने आया है। इनका ओबीसी विरोधी चेहरा बेनकाब हुआ। अब आप लगा लीजिए, जो विधानसभा हार जाते हैं पुष्कर धामी जी, वो मुख्यमंत्री बने रहते हैं। 2014 में जो स्मृति ईरानी जी चुनाव हारी, उससे पहले कपिल सिब्बल जी के सामने भी हारी थी, और जब चुनाव हारती है तो भी उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया गया। तो ऐसे हमारे सामने कई उदाहरण है। केरल से के तिरुवनंतपुरम से हारे राजीव चंद्रशेखर जी, उनको केंद्रीय मंत्री बना दिया जाएगा गया। तो ये क्या चल रहा है? तो ये बात तो सटीक साबित हो गई। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबूजी कल्याण सिंह जी ने ही कहा था। मैंने डेट नोट की हुई है 25 जून 2018 को, और उस समय वीपी सिंह जी की जयंती के दिन एक कार्यक्रम रखा गया। उसमें राज्यपाल की भूमिका निभा रहे थे उस समय राजस्थान के महामहिम राज्यपाल थे, और उस समय उन्होंने ये कहा था कि हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अगर ओबीसी को उनके अधिकार मांगने से नहीं मिलते तो थप्पड़ मारने जैसा संघर्ष करना पड़ेगा, थप्पड़ मारो और छीन लो जैसा संघर्ष हमें करना पड़ेगा अपने अधिकार लेने के लिए। और उन्होंने उस समय पर यह भी कहा था कि भीख नहीं, अधिकार चाहिए, यही लड़ाई लड़नी है। तो हम भीख नहीं मांग रहे, अधिकार मांग रहे हैं। और उन्होंने उस समय यह भी कहा था कि उच्च जो अफसरों के पद है उन पर आरक्षित वर्ग का ना होना भी एक सोचनीय विषय है। ये दुर्भाग्य है। और यही बात आदरणीय राहुल गांधी जी ने मुखरता के साथ उठाई थी कि भाई जब 90 सेक्रेटरीज हैं तो उसमें से मात्र 3 ही ओबीसी क्यों? इसको उठाने वाले आदरणीय राहुल गांधी जी हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हर किसी का उपयोग दोना और पत्तल की भांति करती है। जैसे जलेबी खाने के लिए हम दोना और पत्तल का उपयोग करते हैं, जलेबी का पूरा रस चूसने तक तो दोने को अपने पास रखा जाता है, फिर दोने को फेंक दिया जाता है। इसी तरह भाजपा ने कल्याण सिंह जी का भी उपयोग किया था, और राम मंदिर आंदोलन में जितने नेता आगे आकर इनके लिए लड़ाई लड़ी, आज एक भी राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं, हम सबका उपयोग किया। विनय कटियार जी हो, सुश्री उमा भारती जी हो, साध्वी रितंबरा जी हो, कौन है ट्रस्ट में? मुझे एक का नाम बता दीजिए आप जो राम मंदिर ट्रस्ट में हो। उल्टा इन्होंने चंदा चंपत घोटाला किया, लाखों की जमीनें सेकंड्स में इन्होंने करोड़ों की कर दी घोटाला करने के लिए। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो बेनकाब होता अब नजर आ रहा है। ये सिर्फ सत्ता की कुर्सी से फेविकॉल के जोड़ की तरह चिपके रहना चाहते हैं। यह आज देश की जनता जानती है, और उस कुर्सी से चिपकने के लिए जिन आदरणीय नीतीश कुमार जी के डीएनए तक पर प्रश्न उठा दिया था, उन नीतीश कुमार जी को अब 7 कुर्सी पर बिठाना इनकी मजबूरी बन गया। जिन चंद्रबाबू नायडू जी को यूटर्न बाबू कह दिया था, उन चंद्रबाबू नायडू जी को बिठाना इनकी मजबूरी बन गया। जिन चंद्रबाबू नायडू जी को इन्होंने विलन बनाकर वो भल्लाल देव की उपाधि, बाहुबली मूवी में था विलन भल्लाल देव, उसकी उपाधि भल्लाल देव की दे दी। आज उसको उन चंद्रबाबू नायडू जी को अपने साथ बिठाना इनकी मजबूरी बन गया। क्यों? सिर्फ सत्ता के लिए। ये कोई ओबीसी का हित नहीं चाहते तो भाई 10 साल पूर्ण बहुमत में सरकार थी, चाहते तो तब प्रत्येक वर्ष जो 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था उसे भी पूरा कर देते। प्रधानमंत्री तो खुद को ओबीसी बताते हैं, उन्हीं को आप ओबीसी विरोधी बता रही हैं। देखिए, नेशनल दस्तक पे पहले बात क्लियर कर चुकी हूँ, आज चलिए फिर क्लियर कर देती हूँ। नरेंद्र मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी अगड़ी जाति को पिछड़े वर्ग की सूची में शामिल कराया। क्या कारण था? कारण स्पष्ट था, चुनाव में वोट बटोरने हैं। अगर आदरणीय मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो 10 साल पूर्ण बहुमत में सरकार रही, जातिगत जनगणना कराते, जिसका इन्होंने वादा भी किया था। हर रैलियों में जाकर राजनाथ सिंह जी कहते थे जब मोदी सरकार आएगी तो जातिगत जनगणना कराने का काम करेंगे। आए मोदी सरकार जब बनी 2019 में, इन्होंने एफिडेविट दिया कि हम जातिगत जनगणना नहीं करा सकते। अगर मोदी जी जन्मजात ओबीसी होते तो मोदी जी एक
कुर्मी मुख्यमंत्री के डीएनए पर प्रश्न नहीं उठाते। मोदी जी अगर जन्मजात ओबीसी होते तो 49.5% का जो कैप लगा है, जिसके कारण कई राज्यों में ओबीसी को उनका पूरा आरक्षण नहीं मिल पाता, उस 49.5% की कैप को हटाते, क्योंकि इनकी पूर्ण बहुमत में सरकार थी। और वो इसीलिए नहीं हट पाता क्योंकि जब तक आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, आप इस तरह के संशोधन नहीं कर सकते। लेकिन आपके पास तो आप अध्यादेश लाके कर सकते थे, क्यों नहीं किया? इससे जाहिर हो जाता है कि मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है, मोदी जी सिर्फ ओबीसी के नाम का उपयोग करना चाहते हैं। ऐसे सवाल तो फिर राहुल गांधी से भी तमाम लोग पूछते हैं। राहुल गांधी बड़ी हिस्सेदारी हक की बात करते हैं, जनगणना की बात करते हैं। फिर उन राज्यों में कांग्रेस जातीय जनगणना क्यों नहीं कराती जहां पर उनकी सरकार है? नीतीश कुमार ने तो करवा दिया अपने राज्य में, तो कांग्रेस भी तो ऐसे करवा सकती है अपने राज्यों में। देखिए, जातिगत जनगणना जो है, हम नीतीश कुमार जी ने भी जब कराई तो आप जानते हैं कि कितनी परेशानियों ने देखनी पड़ी। हमने एक वादा किया, हमने कहा कि हम केंद्र में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया, और ऐसा नहीं है हम नहीं कराना चाहते तो 2011 में हमने क्यों करा दी थी भाई? 2011 में कांग्रेस की सरकार थी, गठबंधन में हम सरकार चला रहे थे, हमने जातिगत जनगणना कराने का काम किया। उसके आंकड़े सार्वजनिक नहीं हुए, 2014 आ गया, हम तो पूछते हैं क्यों नहीं आंकड़े सार्वजनिक किए? करने चाहिए थे। मोदी सरकार के पास तो सारे आंकड़े उस समय मौजूद थे। इनके मंत्री द्वारा ही कह दिया गया था कि नहीं, आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए जा सकते। तो हमने तो कराई थी। कौन कहता है कि हमने नहीं कराई? हम तो केंद्र में थे तो भी हमने कराई थी। और अब हम कह रहे हैं कि भाई जो केंद्र में उनसे मांग कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि केंद्रीय स्तर पर जो जातिगत जनगणना होगी, उससे पूरे देश के ओबीसी समुदाय को एक न्याय मिलने का काम होगा। ये बात जाति की नहीं है। इसको कोई भी व्यक्ति, कोई भी समुदाय, कोई भी संप्रदाय, कोई भी धर्म का व्यक्ति, कोई भी जात का व्यक्ति इसको जातिवाद से जोड़ के ना देखे। ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है। जिस तरह देखिए, कल्याण सिंह जी ने भी ये बात कही थी, बाबूजी कल्याण सिंह जी ने, कि अंबेडकर जी ने जिस तरह एससी और एसटी के लिए लड़ाई लड़ी, वीपी सिंह जी ने उसी तरह ओबीसी के लिए एक दमदारी से लड़ाई लड़ी, और उसी के कारण जो भी हुआ उन्हीं का किया था, जो मंडल की बात हुई। लेकिन अब मंडल और कमंडल की लड़ाई जो कराने का काम भारतीय जनता पार्टी चाहती है, तो मैंने तो कहा है कि जैसे ही कमंडल से मंडल बाहर आएगा, वैसे ही भाजपा का सत्ता से सुपड़ा साफ हो जाएगा, और यही मंत्र अब भी रहेगा। जो है कांग्रेस ने ये मुद्दा बनाया कि ये आ गए, अगर भाजपा आ गई, भारतीय जनता पार्टी आ गई, तो संविधान खतरे में है, देश की जनता खतरे में है, संविधान बदल दिया जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि संविधान कोई बदल ही नहीं सकता, उसे वो चूम रहे हैं, सराखों पर रख रहे हैं, और उसके साथ ही कहते हैं कि किसी में हिम्मत ही नहीं है कि संविधान बदल दे। ये लोग झूठा नैरेटिव बना रहे हैं। देखिए, संविधान बदलने की बात हमने नहीं कही पहले। संविधान बदलने की बात तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं ने सार्वजनिक मंचों से कही, चुनाव प्रचार के दौरान कही। उन्होंने कहा कि 400 की सीटें इसलिए चाहिए, 400 पार, ताकि संविधान में बदलाव किया जा सके। अब आप ये मुझे बताइए, घूम फिर के कहानी वही आती है, घूम फिर के कहानी ओबीसी विरोधी हो जाती है भाजपा की। अब इन्हें ये बताइए, संविधान क्यों बदलना था? संविधान इसलिए बदलना था क्योंकि प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, रेल बेच देंगे, एयरलाइन बेच देंगे, बीएसएनएल भी बेच देंगे, एलआईसी भी बेच देंगे, सब कुछ बेच देंगे। ये क्यों बेच रहे हैं? क्योंकि ये चाहते हैं कि सरकारी जो संस्थाएं वो निजी हो जाए, प्राइवेटाइजेशन हो जाए। अब ना सरकारी संस्थाएं रह जाएंगी तो आरक्षण आप मांगेंगे किसमें? ओबीसी के लोग कहाँ जाएंगे आरक्षण मांगने? एससी एसटी को कहाँ आरक्षण मिलेगा? तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ये सही मायने में इसको मुकम्मल करने के लिए, इसको पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए संविधान में बदलाव करना शायद इनके लिए जरूरी रहा होगा। तो इसीलिए इन्होंने जगह जगह जाकर ये भाषण दिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। लेकिन हमने ये लड़ाई लड़ी कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित जो हमारा संविधान है, और वो लोकतंत्र की आत्मा है, और हमारे संविधान का भी एक मूल मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, जिसको सनातन के लोग मानते हैं, और मैं स्वयं उस चीज को मानती हूँ। आध्यात्मिक प्रवचन करती रही, और मेरे प्रवचन सिर्फ एक चीज पर नहीं रहते। मैंने विश्व शांति पर प्रवचन किए बचपन से, मानवता पर प्रवचन किए, विश्व शांति मानव मिशन हमने चलाया। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की थी कि किसी तरह 400 पार का इनका नारा काम आ जाए, और इसी तरह से जनता को बरगला दें, और संविधान में परिवर्तन करने की इन्होंने कहीं ना कहीं इनके दिमाग में था, एक सोच तो थी इनकी, जिसपे कि पानी फेरने का काम देश की जनता ने किया। रामटेक हार गए, रामपुर हार गए, अयोध्या हार गए, सीतापुर हार गए, कोप्पल हार गए, हनुमान जी की जन्मभूमि, बड़ी बड़ी ऐसी सीटें हार गए जिस सनातन के ये बनते थे तो ढोंगी निकले सबसे ज्यादा। तो हमेशा से फिर भी 240 सीटें अकेले लाई है, जो इंडिया गठबंधन पूरा मिला के भी नहीं। मैं मान रही हूँ 240 लाए, लेकिन मैं कह रही हूँ कह क्या रहे थे
भाई 400 पार का नारा मोदी जी 400 पार का नारा लगा रहे थे, स्वयं को परमपिता परमात्मा का देवदूत बता रहे थे। तो जनता ने इनको सबक सिखाया, लोकतंत्र में जनार्दन जनता ने इन्हें आईना दिखाया और महंगाई, महिला उत्पीड़न, अत्याचार, किसान, जितने जरूरी मुद्दे से इनके साथ साथ जातिगत जनगणना के मुद्दे का साथ निभाया। और इसीलिए बनारस के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी शुरुआती रुझानों में पीछे आते हुए दिखाई दिए, पीछे रहे। तो ये दिखाता है उनकी कोई छवि प्रभावी नहीं रही। और ये भी जनता ने दिखा दिया कि देखिए लोकतंत्र में भगवान जनता है। स्वघोषित परमपिता परमात्मा के देवदूत कहने से आप परमपिता परमात्मा के देवदूत नहीं हो जाएंगे। तो मैं ये चीज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। खास तौर पर कई ऐसी सीटें रही, आप बताइए मणिपुर के अंदर अब आरएसएस के मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि मणिपुर पे अब उन्हें ध्यान आया है। अब कई पत्रकार ये सवाल कर रहे हैं जी अब आपको कैसे मोहन भागवत जी अच्छे लगने लगे। अरे ना हमें पहले कभी आरएसएस की विचारधारा अच्छी लगती थी और ना आज आरएसएस की विचारधारा अच्छी लगती है, क्योंकि आरएसएस की विचारधारा तोड़ने की विचारधारा है, कटुता की विचारधारा है, द्वेष की विचारधारा है, वैमनस्यता की विचारधारा है, आरक्षण विरोधी विचारधारा है, ओबीसी विरोधी विचारधारा है, आदिवासी विरोधी विचारधारा है, महिला विरोधी विचारधारा है। और ऐसी विचारधाराओं के जो खिलाफ रहे उसके साथ देश की जनता कभी होना नहीं चाहती। और इसीलिए जब मोहन भागवत जी ने बात भी कही तो अब मैं ही बोल रही हूँ ना उनसे, भाई मणिपुर का जो जख्म था अब उसे कुरेदने की क्या आवश्यकता है। जख्म को कुरेदने वाला बड़ा नहीं माना जाता, भाई जख्म में मरहम लगाने वाला बड़ा होता है। तो जख्म में मरहम लगाया क्या आपने? मणिपुर के अंदर जो विभत्स घटनाएं सामने आई, बेटियों को नंगा घुमाया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया सार्वजनिक तौर पर, इतना विभत्स, इतना हृदय विदारक दृश्य, इतना मतलब आप देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसी वीडियो सामने आई, आप भी एक महिला है, आपने कैसे देखी उन वीडियो को आप मुझे बताइए। एक घर की बेटी, एक पिता के सामने एक बेटी का बलात्कार किया जाता है, एक बहन के सामने उसके भाई को गोली मार दी जाती है क्योंकि वो उसका बलात्कार करने का विरोध करता है। क्या ये हिंदुस्तान की परिपाटी रह गई है अब? आज उस समय पर भी मैंने कई डिबेट्स करी और उस समय भी हमने कहा कि मोदी जी मौन तोड़िए। उस समय भी मैंने कहा था कि क्या किसी 56 इंच के घड़ियाली मगरमच्छ की आंखों में आंसू नहीं आया इतना विभत्स दृश्य देख के? हमारे देश के प्रधानमंत्री जी उस समय 8,000 करोड़ के अपने विमान में बैठकर आसमानी आनंद ले रहे थे। उस समय पर विदेश यात्रा करने चले गए थे। और इसीलिए मणिपुर की जनता ने उन जख्मों पर मरहम लगाया है और मणिपुर इनर और मणिपुर आउटर दोनों सीटों से भाजपा का सुपड़ा साफ करके उन्हें हराकर बाहर का रास्ता दिखाया है। तो ये तो जनता ने जवाब दे दिया ना। आज देश की जनता ने, आप कह रहे हैं 240, अरे जिन जिन जगहों पे बड़े बड़े थे, आप मुझे संजय निषाद जी जिन्होंने कहा था कि भगवान राम जी दशरथ के पुत्र नहीं है, माता कौशल्या जी के सतीत्व पर प्रश्न उठाया, मैंने कहा कि भाई ठगबंधन से बाहर कीजिए, आप तो भगवान राम के बड़े भक्त बनते हैं, आप तो ढोंग करने का भाजपा काम कर रही है, तो भाजपा ने क्यों नहीं ठगबंधन से हटाने का काम किया? तो ये मुझे लगता है जनता ने जवाब दिया है। और मैंने कहा ना लोकतंत्र में जनता भगवान है, तो साबित हो गया। तो ये लड़ाई राम बनाम संविधान हो गई थी क्या? इस बार की लोकतंत्र की जो लड़ाई थी राम बनाम संविधान, क्योंकि भाजपा लगातार राम 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 कर रही थी और इंडिया गठबंधन लगातार संविधान, आरक्षण और महंगाई और महिला के जो मुद्दे हैं वो उठाए जा रहे थे, उसका असर दिखा। देखिए राम बनाम नहीं हो सकता, इस देश में कभी राम बनाम कोई चुनाव नहीं हो सकता। मैं भी सिया राम की पूजा करती हूँ, उपासक हूँ, तो कभी भगवान के साथ कैसे बनाम? क्या भगवान चुनाव लड़ रहे थे क्या? तो बनाम भगवान के बनाम नहीं था। ये तो चुनाव आते ही भाजपा में जाति और धर्म को धंधा बनाने के सब प्रबंध हो जाते हैं और सत्ता की खुरचन चाटने के लिए भाजपा में कुछ नेवलों के भी सांपों से संबंध हो जाते हैं। भगवान के नाम का इस्तेमाल करना और उसका इस्तेमाल करने का खामियाजा भुगतना पड़ा। ये भगवान राम के बनाम चुनाव नहीं था, ये नफरत बनाम, ये समरसता चुनाव था। ये भाजपाई जो नफरत थी इसके बनाम इंडिया गठबंधन की समरसता खड़ी थी और जनता एकजुट होकर इंडिया गठबंधन के साथ खड़ी थी। इंडिया की जनता ने इंडिया का साथ निभाया, ये तो आपने भी देख लिया। जो 400 पार का नारा लगा रहे थे उन्हें 250 के लाले क्यों पड़ गए? ये तो बड़े गुमान में और अहंकार के 7वें आसमान पर बैठकर दावे कर रहे थे। हमने तो कोई दावा नहीं किया था 400 पार का। हमने तो कहा था कि हम जनता के आकलन से कह रहे 295 लाएंगे। आप हमारी उनकी काउंटिंग में अंतर देख लीजिए और 400 पार में इनके अंतर। लेकिन मोदी जी ने एक बयान दिया था कि 99 सीट लाके आप लोग इतने खुश हैं, हम 240 लाए, हमें फिर भी खुशी नहीं मनाई, हमारे अंदर जीत को पचाने की शक्ति है, हम उन्माद नहीं फैलाते। अरे मोदी जी देखिए, हम किसी बात की खुशी नहीं मना रहे। हम इस बात से खुश हैं कि मणिपुर के लोगों ने मोदी जी के मौन का जवाब दिया है। हम इस बात से खुश हैं कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की वो बेटी जिसका बलात्कार किया गया एबीवीपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और मोदी जी ने मौन साधा, वह 10 लाख का दावा कर रहे थे मोदी जी की जीत जाएंगे 10 लाख के अंतर से, 1.5 लाख पे बनारस की जनता ने आकर खड़ा कर दिया। और हम इस बात से संतुष्ट हैं कि देश में सांप्रदायिकतावादी विचारधारा का साथ
जनता ने नहीं निभाया, एक मजबूत विपक्ष दिया। क्योंकि आप तो देख रहे थे उस दिन एग्जिट पोल था, तो मैं तो लगातार पूरे दिन हम एग्जिट पोल पे डिबेट्स में थे, और एग्जिट पोल पे इतना बड़ा घोटाला सामने आया, स्टॉक मार्केट का घोटाला करने के लिए इन्होंने एसी कमरे में बैठकर फर्जी एग्जिट पोल बना दिया। मोदी जी ने कहा 400 पार, तो देखिए सब कहने लगे 400 पार। अरे मोदी जी और मीडिया के कहने से 400 पार नहीं होगा, जनता जिसको चाहेगी वो इस देश में 400 पार लाएगा, और लाए भी हैं। भाई राजीव गांधी जी की सरकार आई थी ना 400 पार, तो काम भी आपको राजीव गांधी जी जैसा करना पड़ेगा। संचार क्रांति जी राजीव गांधी जी लेकर आए, उन्होंने 18 साल के एक युवक को वोट देने का अधिकार दिलाने का काम किया। मोदी जी ने क्या किया? मोदी जी ने मनरेगा का पहले विरोध किया था, आधार कार्ड का इन्होंने विरोध किया, इन्होंने खाद्य सुरक्षा कानून में बहुत अड़चने डालने का, जो भी बिल हमने पेश किया उसके लिए इन्होंने विरोध करने का काम किया। आज मनरेगा भी अच्छी हो गई क्योंकि इनकी सरकार में इन्होंने मनरेगा को भी अपना बनाने का प्रयास किया। अब आधार भी इन्होंने कहा आधार मेरी पहचान हो गई। तो कांग्रेस पार्टी जिन योजनाओं को लेके आई उनका रीनेम कर इन्होंने चलाने का काम किया। इनकी खुद की योजनाएं कौन सी हैं बताएं ना? कितनी नौकरियां दी इन्होंने? 2 करोड़ नौकरी दे दी क्या? प्रत्येक वर्ष की बात करते थे भाई, 10 साल से देते नौकरी, उस हिसाब से 20 करोड़ नौकरी लाइए। आप दिखाइए कितनी नौकरियां आपने दी। आपने कहा था बनारस क्यूटो बना देंगे, आप तो कभी गई होंगी बनारस, बताइए क्या क्यूटो बन गया बनारस? 100 स्मार्ट सिटी की बात की थी, एक स्मार्ट सिटी का नाम बता दीजिए मुझे आप। इन्होंने कहा था कि सबके बैंक अकाउंट में 15 से 20 लाख रुपए आ गए, किसके अकाउंट में 15 से 20 रुपए तक नहीं आए। उल्टा खाद की लाइन में लगे लगे किसानों की मृत्यु हुई। आदिवासी के सर पर पेशाब कर दिया गया इनके शासन में। इनके शासन में एक आदिवासी महिला को जिंदा जलाने का प्रयास गुना के अंदर किया गया। इनके शासन में सिवनी के अंदर 2 आदिवासियों की पीट कर निर्मम हत्या कर दी गई। इनके शासन में ओबीसी के साथ अन्याय है, आदिवासी के साथ अन्याय है, महिलाओं के साथ अन्याय है, किसानों के साथ अन्याय है, युवाओं के साथ अन्याय है। तो आज तो मोदी जी महंगाई मैन बन के सामने आ गए हैं। आप देख लीजिए आटा हो दाल हो, तो ये मोदी जी का घमंड जो बोल रहा है लगातार। तो देखिए अहंकार में 3 गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण दुर्योधन और कंस। तो इसीलिए आप भगवान के नाम का बनाम चुनाव कभी इस हिंदुस्तान में नहीं हुआ। धर्म के नाम पर, देखिए धर्म को मानने वाले लोग हैं यहाँ, लेकिन धर्म के नाम पर आप चुनाव नहीं जीत सकते यहाँ पर। और भगवान राम किसी की बपौती नहीं है। भगवान राम सबके हैं, जो राम में आस्था रखते हैं, जो राम को मानते हैं, जो राम को अपना समझते हैं, राम उनको अपना समझते हैं। और जो राम को अपनी बपौती मानते हैं ना, उनका अंत होना तो एक दिन निश्चित है। ये बात मैं कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता साधना भारती ही नहीं कह रही, ये बात तो भाजपा की कद्दावर नेत्री उमा भारती जी ने कही थी। तो कम से कम मेरी नहीं तो उमा भारती की जो बात सुन ले, वो बात अलग है। उन्हें चुनाव में स्टार प्रचारक तक नहीं बनाया। उमा भारती जी का भी अपमान करने का काम इन्होंने किया। वो भी एक ओबीसी का बड़ा चेहरा रही है, मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री रही है। उनका क्या हश्र किया भाई? प्रहलाद पटेल जी ओबीसी के इनकी पार्टी में चेहरा, उनका क्या इन्होंने हश्र किया? एक केंद्रीय मंत्री को राज्य में मंत्री बना दिया, सांसद थे तो विधायक तक पहुंचा दिया। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है कि जो राइज करने वाले ओबीसी के नेता है ना, उन्हें कैसे अंधकार के राजनीतिक पाताल में ढकेला जाए, उसकी भूमिका तैयार करते हैं मोदी जी बैठ के। और उसी का आधार है कि आज जहां एक तरफ रवनीत सिंह बिट्टू जी को बना दिया गया लेकिन राजवीर सिंह जी को मंत्री नहीं बनाया गया, राजीव जी को बना दिया गया लेकिन राजवीर सिंह जी को एटा के नहीं बनाया गया। तो ये तो इनकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। ये कभी ओबीसी के हितैषी नहीं हो सकते। इसलिए मैं ये आपके नेशनल दस्तक के माध्यम से कहूंगी कि ओबीसी के लोग अभी भी जागे, क्योंकि इनकी जागरूकता ही थी जो यूपी में आया है रिजल्ट, और अभी भी जागे और अपना अधिकार मांगे। और भाजपा के एक जितने सांसद हैं उनसे बोले कि जातिगत जनगणना कराइए, और जातिगत जनगणना कराएं, उसके बाद ही अब दोबारा वोट मांगने आए। तो ये साधना भारती है, राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस की, और तमाम जो 10 साल के कार्यकाल रहे उसकी बखिया उधेड़ी। साथ ही तीसरी कार्यकाल में अब जो चल रहा है उसमें किस तरीके से मंत्रिमंडल और किस तरीके से विस्तारण हुआ है, किसे छाटा गया है और किसे जबरदस्ती सीट दे दिया गया है, लाकर जबरदस्ती बिठाया गया है, चाहे वो हार गए हो, वो सब कुछ कुंडली खोल दिया। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।